नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS HAU हिसार। आज हम ऐसे विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा हटके है। हम जानना चाहेंगे कि क्या ताज़ा गोबर और गोमूत्र खेत में प्रयोग किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो किस प्रकार से। आज इस वीडियो को सुनने के बाद, क्योंकि इसमें लॉजिकल बातें डाल रहा हूँ मैं, जो एक हमें रीज़न देती हैं, तो शायद एक नज़रिया हमारा बदल जाए खेती के प्रति। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गोबर जो ताज़ा होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या गुण हैं। जो ताज़ा गोबर होता है उसमें लगभग 70 से 78% तक पानी होता है, बाकी उसमें सॉलिड होते हैं, और उनमें भी मुख्य तौर पे कार्बन होता है, और नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में होती है। नाइट्रोजन 1.5% से ऊपर होती है इसमें, और नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में भी होती है। तो इसका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो लगभग उतना ही है जितना हम गोबर की खाद बना करके खेत में डालते हैं। जो ताज़ा गोबर होता है उसको हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न जो वैज्ञानिक देते हैं वो यह है कि ताज़े गोबर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और वो पौधे को लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसमें नाइट्रोजन भी, जैसे मैंने बताया, 1.5-2% के करीब होती है, और वो अमोनिया के रूप में भी काफ़ी होती है। तो आप ये पूछना चाहेंगे कि अमोनिया तो उड़ जाता है, नाइट्रोजन भी उड़ जाएगी उसकी। जी हाँ, अगर आप कुछ टाइम के लिए उसको रखते हैं या गोबर की खाद की तरफ ले जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है, लेकिन जब आप गोबर की खाद तैयार करते हैं तो उसमें जीवाणुओं की एंट्री हो जाती है। उसमें जो गलाने वाले, डिकम्पोज करने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी एंट्री हो जाती है, और जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो जो नाइट्रोजन की अक्षति हुई है वो सूक्ष्म जीवाणु, उनमें काफ़ी ऐसे हैं नाइट्रोजन फिक्सर हैं जो वातावरण की 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन में से लेके अपना भोजन तैयार करते हैं, और उनके शरीर में भी आ जाती है वो, और गोबर की खाद में भी फिक्स कर देते हैं, जिससे कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है वो लगभग, जो अनुपात है कार्बन और नाइट्रोजन का, लगभग वही बना रहता है। तो इसमें एक तो बात ये हुई कि न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में होते हैं। दूसरा, एक आध न्यूट्रिएंट इतना अधिक होता है कि पौधे के लिए टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। अब गोमूत्र के बारे में जानते हैं। जो गोमूत्र है उसमें 95% पानी होता है, 2.5% नाइट्रोजन होता है, बाकी 2.5% में हार्मोन, एंजाइम, साल्ट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सभी तरह के प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सभी तरह का न्यूट्रिशन होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो पौधे को सीधा एक पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं, सीधा लाभ पहुंचाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो पौधे को सीधा नहीं, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। जैसे गोमूत्र के अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, इवन एंटी नीमेसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक इसकी क्वालिटी को बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से गोमूत्र भी, नाइट्रोजन भी इसमें इतना है जो गोबर में भी नहीं है या गोबर के खाद में भी नहीं है, लेकिन हम इसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर मैं गुणों के हिसाब से देखूं तो गोबर से ज़्यादा जो क्वालिटीज़ हैं वो गोमूत्र में उभर के आती हैं। अब हम देखते हैं कि जो पशु को चारा खिलाते हैं उसमें से
लगभग जो 70 से 90% नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है उसके अंदर, वो उसके गोबर के थ्रू बाहर आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो पशु के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं या जो ताज़ा गोबर आता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जैसे प्रोटीएज है, लिपेज है, काइटिनेज, अमाइलेज, सेलुलेज। जो चारा हम पशु को खिलाते हैं उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्रोटीन होते हैं या लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो पशु जब उनको खाता है तो ये एंजाइम, और दूसरा पशु के अंदर लगभग एनएरोबिक सिस्टम है, अंदर बिना हवा वाले जीवाणु होते हैं 90-95 या इससे भी प्रतिशत से अधिक। तो ये जो एंजाइम है ये भरपूर मात्रा में होते हैं, और जब हम उनको चारा खिलाते हैं तो वो चारा इन एंजाइम्स की वजह से, इन एनएरोब्स की वजह से, बिना हवा वाले जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी वजह से 5 से 10 घंटे में ही पूरी तरह से खाद बन के बाहर आ जाता है। अब इस खाद में जो पोषक तत्व चारे में उपलब्ध थे उसका 70 से 90%, विशेष तौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और लगभग सभी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इसमें, सूक्ष्म भी, मैक्रो भी, माइक्रो भी। तो ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध होकर गोबर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं पशु के अंदर और बाहर आ जाते हैं। एक दूसरा एडवांटेज क्या है कि जैसे मैं बार बार एक वीडियोज में डाल रहा हूं कि जो एनएरोब हैं, कि जो बिना हवा वाले जीवाणु हैं, वो हवा वाले जीवाणु से 100 से 1000 गुना नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और जो कार्बन है उसको एसिमिलेट करते हैं। तो जो गोबर के रूप में प्रोडक्ट बाहर आता है पशु का, एक तो जो अनुपलब्ध थे, प्रोटीन रूप में थे, कार्बोहाइड्रेट के रूप में थे या लिपिड के रूप में थे चारे में, या हम जो दाना खिलाते हैं वो गोबर के अंदर उपलब्ध होकर के बाहर आ जाते हैं, खाद बन करके बाहर आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके अंदर एनएरोब, बिना हवा वाले जीवाणुओं की भरपूर मात्रा होती है। तो ये 3 चीजें हुई। एक तो उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, जो बताया मैंने आपको, लगभग सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। और उनका दूसरा ये है कि लॉस बहुत कम होता है, जैसे वो पशु के अंदर से होकर के आते हैं, एनएरोबिक सिस्टम में होकर के आते हैं, क्योंकि एरोबिक सिस्टम में आते ही उनका लॉस होने लग जाता है। जैसे हवा में या गोबर का पशु के अंदर से बाहर आते ही जैसे उसके न्यूट्रिएंट्स का लॉस होने लग जाता है हवा में आते ही, तो वो जो फ्रेश गोबर है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसका लॉस बहुत कम होता है, और वो सारे के सारे जितने चारे में थे उपलब्ध होकर के गोबर में अवेलेबल हो जाते हैं और वो आपको गोबर के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो 3 बातें हुई। एक तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें गोबर में, फ्रेश गोबर में, और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस बहुत कम होता है, वो यूं के यूं बाहर लगभग 70 से 90% आपके अवेलेबल फॉर्म में, उपलब्ध मात्रा में होकर के बाहर आ जाते हैं। तीसरा, उसमें एनएरोब भरपूर मात्रा में होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एनएरोबिक कंपोस्ट प्रिपरेशन है उसमें 2 से 4 गुना ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, विशेषकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसकी तुलना में जो कंपोस्ट हम हवा में ढेर लगा के तैयार करते हैं। तो अब क्या प्रश्न उठता है कि हम ताज़ा गोबर का खाद, ताज़ा गोबर और ताज़ा गौमूत्र, क्या इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं खेत में? तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि जो ताज़ा गोबर आता है ये पौधों के लिए टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि इसमें कई जो पोषक तत्व हैं ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और दूसरा कच्चा जो गोबर का खाद होता है या गोबर होता है उसमें एक संभावना रहती है दीमक के अटैक करने की, दीमक के बढ़ने की। तो इसमें क्या संभावनाएं हैं कि अगर हम ताज़ा गोबर यूज करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि उसमें 2-3 चीजें जो बताई हानिकारक होती हैं। अब एक तो हम उसको गोबर के रूप में यूज करें, एक गोबर का खाद बना के यूज करें।
जबकि CN रेशियो दोनों का सेम है लगभग, और न्यूट्रिएंट ताज़ा गोबर में ज़्यादा हैं गोबर के खाद से। तो अब मान लो उसका हम गोबर का खाद बनाते हैं, तो वही चीज़ है, वही CN रेशियो है, उसमें हमें कम से कम 3 से 5 महीने अगर ठीक तरह से हम तैयार करें लगता है गोबर का खाद बनाने में। तो जब हम गोबर के खाद को डालते हैं खेत में, गोबर का खाद एक तरह से न्यूट्रिशन है, न केवल लाभदायक जीवाणुओं के लिए बल्कि हानिकारक जीवाणुओं के लिए भी, पैथोजेंस के लिए भी, कीट के लार्वा या कीट के अंडे वगैरह देते हैं। जब हम गोबर का खाद ज़्यादा डाल देते हैं तो हमें उस खेत की गर्मी में जुताई करनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें जो पैथोजन है या कीट डेवलप हो जाते हैं और उनके लार्वे और अंडे डेवलप हो जाते हैं। अगर हम जैसे जैविक खेती में करते हैं, अगर हम गर्मी के मौसम में उसकी जुताई नहीं करेंगे तो उसमें जो भूमि जनित बीमारियां हैं या जड़ को गलाने वाली हैं या तने को गलाने वाली बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी जुताई करनी पड़ती है। इसलिए जैसे अगर हम गोबर का खाद ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं या गोबर का खाद प्रयोग करते हैं, जैसे जैविक खेती में प्रयोग करते हैं, तो उसमें संभावनाएं रहती हैं कीड़े व बीमारियों के बढ़ने की। अगर हम ताज़ा गोबर यूज करते हैं तो ताज़ा गोबर यूज करने से जैसे टॉक्सिक भी हो सकता है और उसमें दीमक जैसी एक कीट की बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो एक नया सजेशन में लेकर के आया हूँ वो ये है कि जो गोबर और गौमूत्र है इसमें सीधा गोबर नहीं देना है, सीधा गौमूत्र अप्लाई नहीं करना है। इसको जैसे हमारे पशु का बाड़ा होता है या शेड होती है पशुओं की, तो उसमें साइड में जैसे इकट्ठा हो जाता है गोबर और गौमूत्र आपका, या आपका गोबर गैस प्लांट है साइड में इकट्ठा होता है, जैसे सैलरी आती है गोबर गैस प्लांट में। तो मैंने ये देखा है कि कुछ किसान गोबर गैस की सैलरी को पानी के साथ मिला करके प्रयोग करते हैं, उन्हें उसका फायदा मिलता है। लेकिन कुछ किसान मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पशु ज्यादा होते हैं और उस सैलरी को जब ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं खेत में तो वो नुकसान भी करने लगती है, क्योंकि सैलरी से खेत में एसिड बनने लगते हैं। एसिड बनने की वजह से जो जमाव है या बढ़वार है, जब ज़्यादा मात्रा में सैलरी हम यूज करेंगे तो उसमें कार्बनिक एसिड, एसिटिक एसिड और इस तरह के एसिड जो है ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं। तो इसमें क्या सजेशन है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, जो मंथन में चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हमें ना तो ताज़ा गोबर यूज करना है ना ही ताज़ा गौमूत्र यूज करना है, बल्कि इनके मेल से जो गड्ढे में गोबर गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है फार्म पर, उसमें जो हम गौशाला को धोते हैं या एनिमल साइड को धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, तो वो पानी भी उसमें मिक्स हो जाता है। तो एक गड्ढे में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी के अंदर सभी न्यूट्रिशन है, जो भी गोबर में विराजमान है, जो भी गौमूत्र में विराजमान है, वो सारा न्यूट्रिशन उस गोबर और गौमूत्र के और पानी के घोल में विराजमान रहते हैं। इसके अलावा जो एनारोब हैं गोबर के, जो बिना हवा वाले जीवाणु हैं, वो भी पानी में आ जाते हैं। और जब हम इस पानी को सिंचाई के पानी के साथ मिला करके खेत में देते हैं तो उसके रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। और इस तरह के मैं उदाहरण भी आपको दे देता हूं। एक किसान अमृतसर में जो प्राकृतिक खेती करता है, पिंगलवाड़ा गांव में, जो 55 एकड़ में खेती करता है, उसने प्राकृतिक खेती शुरू की। तो जो कुछ किसान ऐसे आ गए हैं कि शुरू में हमें जीवामृत, घन जीवामृत जैसे डालने की जरूरत पड़ती है खेत में, क्योंकि जीवामृत एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा बायो फार्मूलेशन है कि जिसमें हवा वाले और बिना हवा वाले दोनों ही जीवाणुओं का मिक्स करते हैं हम। जो उसमें मिट्टी डालते हैं उसमें हवा वाले जीवाणु होते हैं, और जो पशु के अंदर गोबर होता है उसमें बिना हवा वाले जीवाणु होते हैं। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होकर के खेत में जाता है, तो खेत का जैविक कार्बन बढ़ता चला जाता है। और इसके अलावा कुछ जो पैकेज हम और इसमें अडॉप्ट करते हैं, जो बार बार मैं बताता हूँ, उसके बढ़ने से जो दोनों तरह के जीवाणु हैं, हवा वाले भी बिना हवा वाले भी, वो बढ़ते चले जाते हैं और खेत का जैविक कार्बन भी बढ़ता चला जाता है। तो इसमें क्या है कि आज तक हमने जो थ्रस्ट रहा है, हमारा जो जोर रहा है ज़्यादा, वो बिना हवा वाले जीवाणुओं पर ही रहा है। लेकिन अब जो रिजल्ट उभर के आ रहे हैं हमारे सामने, उसमें बिना हवा वाले जीवाणु, ये भी आप देख लीजिए कि पशु के अंदर जैसे बिना हवा वाले जीवाणु होते हैं, और वो जीवाणु
आपका जो खाता है पशु 5 से 7 10 घंटे में पूरी तरह से उसका खाद बना देता है। इसी तरह आप कंपोस्ट बनाते हैं, उसको अगर गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से लीप देते हैं, हवा बंद कर देते हैं, तो उसमें खाद जल्दी भी तैयार होता है और उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और दूसरे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें 2 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो एनएरोब हैं, बिना हवा वाले जीवाणु हैं, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन हमें दोनों तरह के जीवाणुओं को संचित करके इनको बढ़ाना है, तभी हमारी खेत में, क्योंकि हवा की भी जरूरत पड़ती है, हवा वाले जीवाणुओं की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि लगभग ज़्यादातर हवा वाली खेती में, जो एरोबिक खेती है आपकी धान को छोड़ करके, उसमें ज़्यादातर हवा वाले जीवाणु ही होते हैं। लेकिन हवा वाले सिस्टम में ही हम बिना हवा वाले जीवाणु को कैसे बढ़ाएं, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक तो सबसे पहले बार बार बताता हूँ, खेत की कम से कम जुताई करें, और कम से कम जो गर्मी के महीने हैं उसमें तो कम से कम जुताई करें, और हो सके तो एक बार जुताई करने के बाद खेत में 0 टिलेज तप्पड़ की बिजाई करके ही काम चलता चलाएं। और अगर आपके खेत में 4 फसल बोने के लिए 4 जुताइयों की जरूरत है, तो कोशिश करें 2 या 3 में ही काम चलाएं। दूसरा, मल्चिंग का प्रयोग करें। मल्चिंग में भी दोनों तरह के हवा वाले और बिना हवा वाले दोनों ही जीवाणु बढ़ते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैंने आपको बताई है कि अगर आप गोबर में जो बिना हवा वाले जीवाणु हैं उनको भी अगर प्रयोग कर सकें, और जो ताजे गोबर के अंदर न्यूट्रिशन है भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, जो गौमूत्र के अंदर गुण भरे हुए हैं, उनको भी आप खेत में अगर प्रयोग कर सकें, तो इससे इन सब चीज़ों के मिलने से एक अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं हमारे सामने। जैसे मैंने एक किसान का आपको बताया उदाहरण, कि जैसे पिंगलवाड़ा में अमृतसर के पास एक किसान, तो वो अब इस टाइम पे जीवामृत, घन जीवामृत को प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं रही है उसे, क्योंकि उसके खेत में जैविक कार्बन और खेत की जो ताकत है वो इतनी बढ़ गई है कि वो अब इस तरह से, जो डेयरी है उसके पशु हैं, तो इस पानी को ही खेत में सिंचाई के पानी के साथ दे करके उसमें देता है। बाकी जो पैकेज है प्राकृतिक खेती का उसको अडॉप्ट करता है। एक किसान का और मैं उदाहरण देता हूँ आपको, टीवी पर डिस्कशन चल रहा था, डीडी न्यूज पर, तो उसमें मैंने देखा कि एक मध्य प्रदेश का किसान था। उसने बताया कि उसने जो ये गायें गलियों में घूमती हैं, 5 गायें अपने खेत में बांधी, और इनका जो गोबर और गौमूत्र इकट्ठा होता था, उसका जो पानी होता था, उस पानी को ही खेत में वो दे रहा था। और तीसरा मैं और उदाहरण देता हूँ आपको कि मैं भी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यहाँ फोटो भी डाल रहा हूँ। गेहूं की वैरायटी सेम है, C306 देसी किस्म है। इसमें पहला जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें जो ये मैंने बताया, जो गोबर गौमूत्र का पानी है, ये प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसकी बढ़वार देखिए आप, इसका रंग भी पीला है और बढ़वार भी पूरी नहीं हो पाई है। दूसरा खेत देखिए आप, इस दूसरे खेत में यही वैरायटी, लेकिन इन खेतों में जो ये गोबर गौमूत्र का पानी है या धौन है, ये हम सिंचाई के साथ देते हैं, तो इसमें देखेंगे कि ये वैरायटी C306 गिरने के कगार पे है, ये गिर रही है। और इसका रंग देखिए, पूरी तरह से बढ़वार करी हुई है, और इसमें कोई भी बढ़वार में कोई कमी नहीं है। तो आज ये एक, पहले भी जैसे हम इन चीज़ों को देखते थे, सामने चीज़ें आती थी, लेकिन एक प्रैक्टिकल रूप पे जो चीज़ें आई हैं, एक मंथन में जो चीज़ें आई हैं, मेरे साइंटिफिक अनुभव में जो चीज़ें आई हैं, और जो यहाँ वहाँ पड़े हुए आइडियाज़ थे माइंड में या लिटरेचर में, उनको इकट्ठा करने के बाद ये जो चीज़ें निकल के आई हैं, आज इस वीडियो में मैंने वो कवर की हैं। अब अगली वीडियोज़ में मैं कुछ और, इसमें जो 29 नंबर वीडियो डाली गई थी, उसमें ये डाला गया था कि प्राकृतिक खेती में इतनी जल्दी जैविक कार्बन कैसे बढ़ जाता है, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो बनाई गई है। और अगली भी वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी कि किस तरह से हम जैविक कार्बन को खेत को बढ़ा सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, विशेष तौर पे जहाँ पर ज़्यादा तापमान रहता है, ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं, ज़्यादा जुताई रहती है, तो वहाँ पर जैविक कार्बन को बढ़ाना और बढ़े हुए जैविक कार्बन को मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना एक चुनौती बन जाता है। और इस तरह से हमारा जो आप देख रहे हैं कि लगातार यूरिया की एप्लीकेशन बढ़ती जा रही है, खादों की एप्लीकेशन बढ़ती जा रही है, और जो भूमि का जैविक कार्बन उसके ऊपर बैरियर आ गया है, रुकावट आ गई है, पैदावार के ऊपर भी कैप आ गई है, जो पैदावार जो पोटेंशियल यील्ड है वो भी नहीं बढ़ रही है।
तो इस तरह से प्राकृतिक खेती के द्वारा हम नई नई खोज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन पे हम अगर कोशिश करेंगे तो इसमें हमें शर्तिया तौर पे फायदा होगा। धन्यवाद।